हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 10th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जिसके तीसरे चैप्टर पे थे हम लोग। इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर बड़े बड़े हैं इसलिए दो पार्ट में मैंने आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कर चुके हैं, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और चलिए आज इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने भूगोल नहीं देखा है तो जाके भूगोल देख लीजिए। भूगोल आपका 6 से 12 तक का है पूरा। और उसके बाद अगर साइंस भी अगर आप देखना चाहें 6 से 10 तक का, और साइंस में मैंने आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी 1 लाइनर कराए हुए हैं पूरे साइंस के, तो उसको भी जाके देख लीजिए। कम से कम 20-25 वीडियो डले हुए हैं, तो दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपका साइंस भी होने वाला, ये जो है हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, हिस्ट्री भी आपका जल्दी से जल्दी होने वाला है। और हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी कर लेंगे, है ना। और पॉलिटी के बाद भी आपका जो है इकोनॉमी भी रहेगा। इकोनॉमी के बाद अगर आप बात करें तो साइकोलॉजी भी है ना। और भी कोई अगर सब्जेक्ट हो वैसे तो, और भी अगर कोई सब्जेक्ट हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, चलिए इसको आगे देखते हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी। महायुद्ध जो चल रहे थे, जो हमने विश्व युद्ध देखे हैं, जो हमने वर्ल्ड वार देखी है 1914 से लेकर 1918 तक, 1939 से लेकर 1945 तक, जो आपके 2 महायुद्ध चले, इनके बीच जो अर्थव्यवस्था रही, अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, क्या इफेक्ट पड़ा, इस चीज़ को आप देखिएगा। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, है ना, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया था जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग चुका था। 3 दशक, यानी दशक क्या होता है, 10-10 साल करके, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था में ढकेल चुका था पूरा विश्व कि उसको उभरने में लगभग 30 साल लगे। क्या हुआ, लगभग उसको 30 साल लगे। ये रही चीज़ें। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। यानी एक और महायुद्ध उसको देखने को लिए मिला। कैसा महायुद्ध, मतलब भुखमरी, है ना, आर्थिक महायुद्ध, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, चौतरफा यानी चारों तरफ दुनिया में चीज़ें फैल चुकी थी, अस्थिरता फैल चुकी थी, राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, खाने के तरीके से, हर तरीके से फैल चुकी थी, है ना। और भुखमरी कोई महायुद्ध से कम नहीं होता है। चलिए इसको देखिए आगे। युद्धकालीन रूपांतरण देख लीजिए आप। चलिए इसको देखते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन थे खेमे, तो पहले साइड, एक साइड कौन था, तो एक साइड था आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, हो गए ये मित्र राष्ट्र हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो दूसरे पाले में कौन था, दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां थी उस समय की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य का, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य। तो ये याद रखना कि फर्स्ट खेमे में कौन था और उनके अपोजिट कौन खड़ा था। तो एक साइड था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जो कि मित्र राष्ट्र थे उस समय के। और अगर बात करें कि दूसरे खेमे की, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उसके बाद तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा माना जाता है, ये एक साइड खड़ा हुआ था। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध जो है आपका 4-5 साल चला, यह है 4 साल चला, देखिए, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था विश्व युद्ध, है ना। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। सेकंड पाले में आप देखें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, और बात करें तो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य। छोटी शक्तियां नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थीं वर्ल्ड की। और शत्रुओं को नेस्तबूत यानी एकदम परास्त कर देना, करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठा हो चुकी थी। इन्होंने औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल शक्तियां इकट्ठा कर ली थी। देखिए, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इससे पहले जो युद्ध हुए, जो अंग्रेज़ों के समय पे युद्ध हुए, जो मुग़लों के समय पे युद्ध हुए, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, है ना। इधर पर रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थीं। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की संख्या की भर्ती की जानी थी।
बहुत बड़ी भर्ती इन लोगों ने की सिपाहियों की, और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था, दूर दूर तक। इस युद्ध में मौत और विनाश जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस तरीके की यहाँ लोगों की मौतें हुई, जिस तरीके का विनाश हुआ, वो औद्योगिक शक्ति से ही होगा। अगर मतलब रासायनिक केमिकल ना डाले जाते या है ना, तो इस तरीके की मौतें ना होती। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। हद होती है किसी चीज़ की, 90 लाख लोग मारे गए युद्ध में और 2 करोड़ लोग घायल हो गए, लगभग यानी 3 करोड़ लोगों का आंकड़ा रहा। चलिए देखिए आगे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाशी के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हुई। तो ये चीज़ निकल के आई कि ये जो युद्ध में लोग बाग जा रहे थे, अच्छे हेल्थ के, अच्छी ताकत के, ऐसे लोग बाग युद्ध करने जा रहे थे, वो अच्छा काम भी करते थे। अब जब ये लोग मर गए तो यूरोप में जो कामकाज करने वाले लोग थे, वो उनकी मात्रा जो बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। मान लीजिए परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य आय कमा कर लाते हैं, और ठीक है, और यही 5 सदस्य जो हैं कहाँ गए, युद्ध में गए और मर के आ गए, मर गए वहाँ पे। अब कौन लोग बचे, 5 लोग, तो परिवार की आय घट जाएगी ना। और घर पे तो वो लोग बचते थे ना। देखिए युद्ध में कौन लोग जाते थे, फैमिली के पुरुष जाएंगे, है ना, और हट्टे कट्टे लोग जा रहे थे, और घर में कौन लोग रहते थे, बच्चे, और इसके बाद बूढ़े लोग। बूढ़े लोगों के बाद कौन था घर में, महिलाएं थीं। आगे देखिए, पुनः युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। अब देखिए, मर्द तो जो है युद्ध में चले गए, तो घर में कुछ खाने के लिए चाहिए, काम काज चाहिए, तो वो कौन करेगा, तो औरतों ने बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर दिया, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट चुके थे। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा था। किसको, ब्रिटेन को। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। पहले अमेरिका पर कर्ज चढ़ा हुआ था, है ना, और प्रथम विश्व युद्ध इतना फला था अमेरिका को कि वो कर्ज देने वाला बन गया था। उसने लोगों को दिया है बहुत कुछ। कहने का आशा है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। अब देखिए, युद्धोत्तर सुधार क्या हुए। युद्ध में सुधार, युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के पहले ब्रिटेन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था उस समय पर। लेकिन युद्ध के बाद ऐसी बुरी दशा हुई ब्रिटेन की कि मतलब बता नहीं सकते। देखिए इसको, युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। बहुत बुरी कंडीशन पहुंच गया था ब्रिटेन। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। 1914, 1918, 1916 की समय की बात कर रहा है। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ब्रिटेन में कुछ नहीं बचा था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। पहले तो भारत से ही मुकाबला करना था, दूसरी बात अब उसको जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में जमकर कर्जे लिए। अमेरिका से क्या किया, ब्रिटेन ने बहुत कर्जा लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। जब तक युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्या हुआ, उत्पादन तो गिर गया था, उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा था और बेरोजगार लोग दिन पे दिन बढ़ रहे थे। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शक्तिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन चुकी थी। आगे देखिए, बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी,
है ना, हर अर्थव्यवस्था संकट में आ चुकी थी उस समय पर। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादों की हालत पर विचार कीजिए। गेहूं उत्पादन घट चुका था। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। क्या था कि युद्ध जब नहीं हुआ उससे पहले अगर बात करें तो यूरोप जो था वो विश्व बाजार में बहुत बड़ी आपूर्ति करता था गेहूं की। गेहूं बेचता था अपने देश से विश्व बाजार में। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। अब ब्रिटेन तो भरपूर मात्रा में मतलब आपूर्ति इसकी कर नहीं पा रहा था, तो उस समय पर और शक्तियाँ उभरी। कौन कौन सी? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने गेहूं उत्पादन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। मतलब देखिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने हद से ज़्यादा गेहूं पनपा रखा था, ठीक है। और जैसे ही इधर का युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने फिर से गेहूं की खेती करना स्टार्ट किया। अब हर तरीके से गेहूं उगाया जा रहा है, हर जगह से गेहूं आएगा, तो क्या हुआ? अति हो गई गेहूं की। इतना ज़्यादा गेहूं फैल गया मार्केट में कि वो जानवरों को चराया जाने लगा गेहूं। आगे देखिए, इतना ज़्यादा अति मात्रा में गेहूं फैल चुका था मार्केट में, अनाज की कीमतें गिर गईं, कोई नहीं पूछता था, इतना ज़्यादा अनाज आ गया था। ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में फंस चुके थे। गहरे संकट में, कर्ज में फंस चुके किसान। आगे देखिए, क्योंकि देखिए कर्ज ले लिया खेती करने के लिए, है ना, और गेहूं बिक ही नहीं रहा है, और बिका भी गेहूं तो 2-4 पैसे के दाम पे, क्या होगा? किसान तो कर्ज में डूबेंगे। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। अमेरिका यहाँ पर उभरने लगा था। पहला विश्व युद्ध अमेरिका को बहुत फला था, है ना। आगे देखिए क्या है। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन का चलन था अमेरिका में उस समय पर। 1920 के दशक में बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिरी में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन की विख्यात प्रेरणा थे। उन्होंने शिकागो को एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर ली थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को बूचड़खाना पता है आपको क्या होता है? मरे हुए जानवर जहाँ डाल देते हैं, है ना। बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिर पर खड़े मांस विक्रेता दूसरे सिरे पर, एक साइड आपने क्या किया, जानवर को रखा, और जो ये आपका कन्वेयर बेल्ट है इसके दूसरे सिरे पर लोग वहाँ खड़े रहते थे जिनको मांस लेना होता था। तो मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। इसको ये चीज़ लगी। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। जिस तरह की कन्वेयर बेल्ट चलेगी उसी तेज़ी से आपको काम करना होगा, वरना जो है चीज़ें बीच में टूट जाएंगी, कन्वेयर बेल्ट खाली हो जाएगी। कन्वेयर बेल्ट, है ना। देखिए, यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढीला करने या कुछ पल के लिए ही अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मतलब आपको लगातार काम करना पड़ेगा, जब तक बेल्ट चलेगी तब तक काम करना पड़ेगा। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे, एकदम बुद्धि लगा के काम करना, है ना। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। बताइए, हर 3 मिनट में एक कार तैयार करके निकाल दी जाती थी फैक्ट्री से। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी स्टॉल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी।
आगे देखिए, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रण नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया था। उसका काम बढ़ने लगा, उसको आमदनी आने लगी, तो उसने मजदूरों का वेतन भी बढ़ा दिया। अब देखिए क्या हुआ, उसने वेतन बढ़ा दिया, $5 दे देते था एक दिन में, और साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे से जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। जैसे इसने सैलरी बढ़ाई तो सैलरी इसके अकाउंट से पैसा गया, तो इसको क्या लगा कि अब यहाँ पे पैसा मेरे पास कम हो गया, मुझे मुनाफा कम हुआ, तो इसने क्या किया कि और रफ्तार से चीज़ें बढ़ाई। उसके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट था। उसको अच्छा लग रहा था कि मैंने ये काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। चलिए देखेंगे, फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी थी। यूरोप में भी इस चीज़ की नकल की जाने लगी थी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में भी कमी ला दी। बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था कारों का, बहुत ज़्यादा बिक रही थी चीज़ें, इंजन वगैरह, तो इन लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों का भी जो है रेट कम किया। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने लगे थे। अब पैसा मिल रहा है, पैसा है आपके पास, तो आप कार खरीद सकते हैं। 1920 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, तो 1929 में जाके 50 लाख कार प्रति वर्ष से ऊपर, 50 लाख कार से भी ऊपर इतना हो जाता था एक साल में। एक साल में 50 लाख कार। 1930 की बात कर रहा है, 1929 की, जहाँ पे हमें यहाँ पे स्वराज की मांग करने में लगी थी इंडिया में उस समय पे, है ना। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें उस समय पे आ चुकी थी। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीद लेते थे और बाद में चुकाते रहते थे, किस्त दे देते थे, महीने की किस्त दे देंगे या साप्ताहिक किस्त, है ना। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि में भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर की जाती थी। ये सब चीज़ें मतलब क्या कहते हैं उसको, लोन लेके कर लेते थे ना। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ने लगी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। मकानों का निर्माण हुआ, लोगों को काम मिलेगा। घरेलू ज़रूरतों की हमने फ्रिज, टीवी वगैरह ख़रीदा, तो लोग बाग जहाँ ये चीज़ें फैक्ट्री में बन रही हैं उन लोगों को काम मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे कि नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। चलिए आगे, 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। जिसको इसने पूंजी दे रखी थी उसको छोड़ के जो शेष विश्व बचा था उसको भी पूंजी देना इसने स्टार्ट कर दिया, और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। इसने इतना पैसा, इतना कर्ज दिया, इतना लोन दिया लोगों को, इतना धन दिया कि दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकला। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट में उबरने में मदद की। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसा आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब देखते हैं कैसे आर्थिक संकट में फंसी और किस तरीके का अनुभव नहीं किया था। महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। इस चीज़ को याद रखिएगा, कब से हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता था कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों से ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक
ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। फिर से देखिएगा इसको, औद्योगिक उत्पादन की तुलना में क्या होगा कि जो खेतीहर उत्पाद यानी खेती से जो उत्पाद हो रहे थे कि कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी वही चीज़ आज है ना, कि वही चीज़ आज है इसका मतलब किसानों की कीमतें हम कितनी देते हैं, किसानों को जो कीमत देते हैं वो कम ही देते हैं ना, कमी जाती है किसानों को कीमत। वही चीज़ पहले थी वही चीज़ अभी है कि खेतीहर लोगों की जो है वो चीज़ में कमी बनी रही कीमतों में। इस महामंदी के कई कारण थे, हम यह देख ही चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, है ना, और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि हम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके भी अपना आय स्तर बनाए रख सकें। यानी इन्होंने क्या किया, अनाज ज़्यादा उगाने की कोशिश की ताकि आप अनाज ज़्यादा देंगे तो कम से कम आपको पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। ये चीज़ हो चुकी थी, खरीदारी हो नहीं रही थी लोगों की, उसका अभाव हो चुका था। तो कृषि उपज का क्या हुआ, जो ये माल पानी था सब सड़ने लगा, गेहूँ वगैरह। आगे देखिए दूसरा कारण क्या था, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। इतना सारा इसने विदेशों में कर्ज दे रखा था, $1 अरब। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। अब भाई उनके पास खुद नहीं है, वो आपको क्या दे देंगे, क्या कर्जा चुका देंगे। आपको मारना है मार दो, कुछ करना है कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। उनके पास खुद चौनी नहीं है। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर ज़रूर पड़ा था, क्योंकि ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निकला, इसके पास सबसे ज़्यादा धन था, ये सबसे ज़्यादा कर्जदाता था उस समय पर, तो पूरी दुनिया को असर पड़ेगा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिर गईं। इस झटके से ब्रिटेन पाउंड भी नहीं बच पाए, ब्रिटेन पाउंड भी गिर गया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी थी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी थी। चलिए देखिए, विश्व व्यापार टूट चुका था इस समय पे। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। जो अमेरिका की बैंकें थीं वो उधर पे ही कर्जा दे रही थी, अमेरिका में ही, वो चीज़ें भी उसने बंद कर दी बैंकों ने। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनका वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार, सारी ज़रूरतें, चीज़ें कुर्क कर दी गईं। पैसा नहीं था, कुर्की कर दिया गया लोगों को, सामान ही उठा ले गए। मकान हो तो मकान आप ले लेंगे, कार हो तो कार आपने ले ली, पैसा तो है नहीं चुकाने के लिए, और जिस पर कर्जा है तो भाई वो तो क्या करेगा, जो देने वाला है वो इनके सब जो है सामान, मकान, सारी चीज़ें क्या करेगा, कुर्की कर देगा, ले जाएगा। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई। रातों रात ये चीज़ें पलट गईं। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से क्या हुआ, पूरी तरीके से टूट गया। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौट पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले थे। यानी अब आप आंकड़े देखिए, 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे, 1933 तक। और अगर 1929 की बात करें आप तो 1932 तक के बीच तकरीबन इतनी कंपनियां चौपट हो चुकी थी। कितनी? 1,10,000। बहुत होता है, 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी इस समय पर। चलिए देखिए, यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर उद्योग देशों में आर्थिक संकट के उबरने
के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। ये थी चीज़ें। अब भारत का महामंदी से क्या रिलेशन है? महामंदी पड़ी तो भारत भी तो दुनिया का देश है, तो भारत पर क्या असर पड़ा? देखिए, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी सारे हिस्सों तक पहुंच जाती थी, है ना, और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित होते थे। जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयात बन चुका था। कृषि वस्तु को निर्यात करता था और जो वापस तैयार होकर माल आएगा उसको खरीदता था। बेवकूफ़ी कि कच्चा माल भी आपकी तरफ से जा रहा है सस्ता, ठीक है, और कच्चा माल सस्ता जा रहा है आपकी तरफ से, और जो ब्रिटेन से चीज़ें बन के आ रही हैं आपके पास, और जब सामान परफेक्ट बन के आएगा तो वो आप महंगे पैसे में खरीद रहे हैं। हो गई ना बेवकूफ़ी? तो यानी दोनों तरफ से घाटे में चल रहे थे, आयात से भी निर्यात से भी। महामंदी ने, यानी इनका क्या था ना कि जो हम चीज़ें आयात कर रहे हैं वो अगर उनके देश की होती तब तो ठीक है, नहीं, क्या था, हमसे ही कच्चा माल लेंगे और हम कोई बना के चीज़ें देंगे। उल्लू बनाना, सीधी बात है। और दोनों साइड से कच्चा माल ले गए सस्ते में, अपना उसी कच्चे माल से ब्रिटेन की फैक्ट्री से सामान बना के लाते हैं, इंडिया वालों को देंगे, महंगा देंगे, ये करते थे। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। आयात निर्यात घट चुका था इनका, है ना। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी तो आपके देश में भी तो कीमतें गिरेंगी ना इस चीज़ की, और उस चीज़ का जो है ढेर भी तो लगने लगेगा, कच्चा माल उस चीज़ का ढेर लग जाएगा। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। जो गेहूं 10 रुपये का बिकता होगा वो 5 का हो चुका था। आ रही बात समझ में? 50% कीमतें गिर जाना कोई आसान बात तो है नहीं। आगे देखिए, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, जिनका जो मैटर था कि भाई लोकल में ही सामान बिक जाएगा, तो उनको तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। ठीक है, कभी महंगा बिक गया, कभी सस्ता बिक गया, लेकिन जो लोग ऑल टोटल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर थे उनकी तो एकदम क्या हुआ, उनका तो पूरा उपज उनकी जो कर रहे हैं वो सब अस्त व्यस्त है। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए, वे कच्चे पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे कपास की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। पटसन और कपास के ढेर लगने लगे हमारे इंडिया में, माल जा ही नहीं रहा था बाहर, है ना। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए, उनकी हालत ख़राब हो गई। भाई कर्जा ले लिया कि हम माल अच्छा पैदा करेंगे, और माल तो बिक ही नहीं रहा है ना, कर्जा कैसे चुकाएंगे। उपज का सही मूल्य ना मिलने के कारण खराब थी, वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा है, तो चलिए चलो भाइयों इसको देख लेना, पढ़ लेना। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जो पैसा उन्होंने बचा के रखा था वो भी समाप्त हो गया। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी हुई थी, जमीन भी गिरवी, घर भी गिरवी, खुद को भी गिरवी, जो बचा थे वो भी खर्च, कुछ नहीं बचा भाई, है ना। घर में जो भी गहने जेवर थे सब बिक चुके थे। मंदी की इन्हीं हालात में बाजार जो भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा था, भारत ने सोना बेचना स्टार्ट किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना है कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में काफ़ी मदद मिली है। भारत ने सोना बाहर की तरफ देना शुरू किया। इस निर्यात, भारत सोने की चिड़िया थी, है ना, भारत के पास बहुत सोना था। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही मदद की, क्योंकि इधर से सब चीज़ें, भारत से जो चीज़ें जा रही थी, सोना चांदी, वो कहाँ जा रहा था, पूरा ब्रिटेन ही तो जा रहा था। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने सुधार किया, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों के पास तो वैसे भी सोना नहीं था, क्या लाभ हो जाएगा, अनाज उनका बिक नहीं रहा था। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी, 1931 में महामंदी चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल फुथल के तौर से गुजर रहा था।
उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। इसी समय पे तो हुआ था 1931 के समय पे, पिछले चैप्टर हमने देखा है। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें मतलब जो है गांव पर ज़्यादा असर पड़ा, देहातों पे। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही। जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार, उन्हें अपनी ज़मीन पर बधाया भाड़ा मिल जाता था। उन्हें क्या लेना देना, उन्हें ज़मीन किराए पर लग के उनको भाड़ा मिल गया, है ना। और जब भाड़ा मिल गया तो उनके पास पैसा है तो उनको किसी चीज़ से क्या लेना देना है। या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी थे। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई थी। चलिए आगे देखिए, विश्व व्यापार का पुनर्निर्माण कैसे हो गया। पुनर्निर्माण कैसे हुआ युद्धोत्तर काल में। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच हुआ। पहला तो ध्रुवीय शक्ति मुख्य रूप से था जर्मनी, जापान, इटली, और दूसरी खेमे में था ब्रिटेन, यूएसएसआर, फ्रांस और अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका भी आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे अमेरिका भी कूद पड़ा। अब देखिए अमेरिका ने किया क्या था। अमेरिका के ये नाम से जाने जाते हैं ना, 6 साल तक युद्ध चला। जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। हर तरीके से लड़ा गया। जमीन में लड़ा गया, पानी में लड़ा गया, है ना, हवा में लड़ा गया, सब लड़ा गया, है ना। 6 साल चला, 1939 से लेकर 1945 तक चला। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। हर तरीके से लोगों को मारा गया। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। हद होती है, 6 करोड़ लोग मार दिए गए। वो आपका आंकड़ा था, ये 90 लाख के आसपास था पहले विश्व युद्ध में, जिसको हमने 1 करोड़ मान के चला था। और 2 करोड़ लोग लगभग घायल हो चुके थे, हद से ज़्यादा, तो 3 करोड़ लोग। और यहाँ पे तो डायरेक्ट 6 करोड़ लोग तो भाई मारे ही गए। आई बात समझ में, 6 करोड़ लोग तो यहाँ पे मारे ही गए। 1947 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% करोड़ लोग घायल हुए थे, और बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब तक के युद्धों में मोर्चों में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मारे गए जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा था। जैसे तैसे तो आप फर्स्ट विश्व युद्ध से उभरे थे, और सेकंड विश्व युद्ध में इतनी तबाही हुई कि हद तबाही हुई। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। यहाँ पे फर्स्ट विश्व युद्ध में अमेरिका ताकतवर नहीं था, उसने तो वहाँ से ताकत मिली थी फर्स्ट विश्व युद्ध से, तो उसने तो उभरना शुरू किया था। और सेकंड विश्व युद्ध के आते आते जो है अमेरिका अच्छा खासा वर्चस्वशाली ताकत बन के निकला था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। कोल्ड वार तो इन्हीं लोगों के बीच चली थी ना, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच आगे चल के, जो कि 1991 में ख़त्म हुई थी, है ना। देखेंगे इसके बाद आगे के चैप्टरों में दिया होगा कोल्ड वार। आगे देखिए, तो क्या था कि एक शक्ति तो आपकी अमेरिका और दूसरी शक्ति अच्छी खासी सोवियत संघ थी। नात्सी जर्मनी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना कि जर्मनी में नात्सी थे। नात्सी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विशाल शक्तिशाली की हैसियत में ला खड़ा दिया था। अब देखिए, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, देखिए इसको, 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम फैसले निकाले। कौन सा? पहला तो इनका था, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के लिए कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर हो सकती है, तो आय स्थिर नहीं हो सकती। रोजगार अस्थिर, यानी रोजगार आपको नहीं मिलेगा तो आय कौन सा वो लोग फालतू में देंगे। जब आप रोजगार नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे, तो स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी है।
मतलब इनका मानना था स्थिर आय होना चाहिए, आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है तो वो चीज़ आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए कि, लेकिन वो कंटिन्यू चीज़ कब होगी, तब आपको काम भी तो मिलना चाहिए, काम मिलेगा तब तो वो पैसा देंगे। तो स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव, सरकारी नौकरी थोड़ी ना है जो गारंटी हो जाए। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक क्या था? बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। आगे देखिए क्या हुआ। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इस चीज़ की स्थापना की गई थी, इस संस्थान की। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाता है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, सुना होगा आपने, WB, वर्ल्ड बैंक है ना। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था आपका? 1945 में ही तो हुआ था। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्था या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, इनको देखिए, इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ये विश्व युद्ध में जो आर्थिक मंदी और ये सब चीज़ें फैली ना, इसी के कारण इन दोनों का जो है सृजन किया गया था, इन दोनों को बनाया गया था। किसको? वर्ल्ड बैंक और IMF को इकट्ठा बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF को, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान या बहनें कहते हैं इनको। याद रखिएगा, पूछा जाता है कैसी कौन सी दो संस्थाएं हैं जिनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस या बहनें कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। 1945 में तो ये स्थापित हो गई थी ना। आगे देखिए, इन संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिकी विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो मतलब विशेष अधिकार, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती थी। मान लीजिए 5 लोग हैं, है ना, 4 लोग एक साइड हैं, एक वोट एक साइड है। अब आप कहेंगे कि जो है पाला इस साइड होना चाहिए, यानी भारीपन इस साइड होना चाहिए। नहीं, अगर एक पर्सन भी मना करता है वीटो पावर होने के बाद, तो पूरा मैटर खारिज कर दिया जाएगा। ये होता है वीटो पावर। वीटो पावर में अगर 5 लोगों के पास है तो 5 लोगों को ही वो निर्णय लेना पड़ेगा। 5 में से एक भी देश इधर उधर डिस्टर्ब होगा तो वो निर्णय खारिज हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनियमन दरों पर आधारित होती थी। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनियमन दर में से सब बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष देखिए, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया गया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही विकास दर विश्व व्यापार की। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम हो गई।
धीरे धीरे जो है सबको रोजगार मिल गया। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी के चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों की आयात का बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। हटाए इसको देखिए, औपनिवेशीकरण का और स्वतंत्रता, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। भाई यूरोप वालों ने, ब्रिटेन वालों ने इतनी जगह औपनिवेश कर रखा था, इतनी जगह की हद। ठीक है, अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर औपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। यही चीज़ तो हमारे भारत में थी, यही दशा तो भारत की बन रखी थी औपनिवेशक के कारण। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थाएं भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे, नहीं लेते थे ज़्यादा पैसा IMF और विश्व बैंक से। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। जो देश धीरे धीरे आगे आ रहे थे उन पर इन बैंकों ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और IMF ने ध्यान दिया। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी, जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। कितना रह गया आपका? चलिए अभी ज़्यादा है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। कहाँ थे हम लोग? ज़्यादा है अभी तो। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। चले गए थे लेकिन नियंत्रण था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। अंग देखिए, कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगीं। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई, और यह G77 के रूप में गठित हो गया। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर भी मायनों में नियंत्रण मिल सके, सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए लोग बेहतर पहुंच मिल सके। देखिए, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आ गया यहाँ पे। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लगान ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। अंग देखिए इसको, सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनियमन दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनियमन दर की व्यवस्था शुरू हो गई। फिर से चीज़ें यहाँ पे आपकी बिगड़ना स्टार्ट हो गई। विनियमन दर, इसको देखते हैं। विनियमन दर देखिए, इसको देखना एक बार, इम्पोर्टेंट है ये। विनियमन दर, ये इकोनॉमिक के आपके टर्म हैं। विनियमन दर इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़े रखना। जैसे आज की आप बात करें कि $1 बराबर इंडिया का 70 रुपये, 75 रुपये, इतना आपको 75, 76, 70 इतना होता रहता है, 71, 72 इतना होता रहता है ना।
तो ये फिक्स है, ये चीज़ होती है। मोटे तौर पर विनियमन दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनियमन दर और दूसरी होती है परिवर्तनशील विनियमन दर, है ना। तो स्थिर विनियमन दर देखिए, जब विनियमन दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनियमन दर को स्थिर विनियमन दर कहा जाता है, यानी सरकार बदलेगी। इसके बाद देखिए लचीली या परिवर्तनशील विनियमन दर। इस तरह की विनियमन दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। लचीली या परिवर्तनशील विनियमन दर होती है, ये डिपेंड करती है मार्केट पर, और जो स्थिर विनियमन दर होती है वो डिपेंड करती है सरकार पर। आगे देखिए क्या है, कहाँ थे हम लोग, हाँ 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्जे न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा था। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। आगे देखिए, औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिर सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी थी जहाँ वेतन कम थे। देखिए, चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। और देखिए आगे क्या है, चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन से ही बन के आते हैं, वहाँ के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पर वहाँ के कम वेतन का नतीजा है। कम वेतन देते हैं, है ना, कम लागत लगती है सामान को, तो फिर सस्ता दे देते हैं। उद्योग को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ता है। पिछले 2 दशक में भारत, चीन, ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया आपका। चलिए, ये चैप्टर भी निपट गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, इसको पढ़ना, एक बार और पढ़ना अगर समझ में ना आए तो, है ना। जो चैप्टर समझ में ना आए उसको आप बार बार वीडियो सुने, पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, कैसे भी करके 2-2, 4-4 बार एक चैप्टर को पढ़ें, एकदम फिट बैठेगा दिमाग में 2-4 बार पढ़ने के बाद। चलिए, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।